हार्ट एजेंसी के 2 सुपर एजेंट मारे गए और 2 लापता हो गए तो चीफ सेक्रेटरी के तहत खुसूसी हंगामी मीटिंग कॉल की गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनके पर्सनल सेक्रेटरी रिचमंड ने शिरकत की। वहां ये खतरा जाहिर किया गया कि तुम अपनी रिवायत के मुताबिक लाजमन हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर तबाह करने सराय गाबी पहुंचोगे और ग्रेट लैंड का डिफेंस वॉर सिस्टम यकीनी खतरे की जद में आ जाएगा, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां आला सतह पर यह फैसला किया गया कि हार्ट एजेंसी का जो हेडक्वार्टर सराय गाबी में मौजूद है उसे खुद ही तबाह कर दिया जाए और हार्ट एजेंसी के विलिंगटन में मौजूद ऑफिस को हेडक्वार्टर का दर्जा दे दिया जाए। सराय गाबी और ब्रिस्टल में सैटेलाइट कंट्रोल ऑफिस की खुसूसी निगरानी की जाए और यह मिशन हार्ट एजेंसी से वापस ले लिया गया है और अब इसे ब्लैक एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसका चीफ ऑर्थर है। वो यहाँ तुमसे भी निपटेगा और तुमसे निपटने के बाद पाकिशा की लेबोरेटरी भी तबाह कर देगा। फिलिप स्कॉट ने तफसील बताते हुए कहा, गुड इंफॉर्मेशन, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा? क्या ये लोग अखबार में इश्तिहार देंगे कि सराय गाबी में मौजूद हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है और अब यह हेडक्वार्टर विलिंगटन में है, इसलिए कोई सराय गाबी का रुख न करे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो फिलिप स्कॉट बेख्तियार हंस पड़ा। मीटिंग में यह बात तय हुई है कि तुम्हें किसी फोन कॉल के जरिए इत्तला दी जाएगी, लेकिन अगर इसके बावजूद तुम बाज न आए तो फिर ब्लैक एजेंसी तुमसे निपटेगी। फिलिप स्कॉट ने जवाब दिया, ये बात तय है कि ये डॉज नहीं है। इमरान ने कहा, वो तुमसे बहुत खौफजदा हैं और उन्हें शदीद खतरा है कि तुम अगर सहरा का भी आए तो उनका डिफेंस वॉर सिस्टम भी तबाह कर दोगे और उन्हें यकीन है कि चाहे कुछ भी क्यों न कर लिया जाए तुम्हें दुरुस्त इंफॉर्मेशन हर सूरत मिल जाएगी। इसलिए वो लाजमन सराय गाबी में हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर तबाह कर देंगे। वैसे तुम्हें ब्लैक एजेंसी को भी अहमियत देनी चाहिए। ऑर्थर बहुत तेज आदमी है। फिलिप स्कॉट ने कहा, क्या तुम मुझे कंफर्म करके बता सकते हो कि हेडक्वार्टर वाकई तबाह हुआ है या नहीं? इमरान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ये काम भी हो जाएगा, मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। फिलिप स्कॉट ने कहा, इसी नंबर पर इत्तला दे देना, चाहे मेरा बावर्ची अटेंड करे या मैं खुद। इमरान ने कहा, ओके हो जाएगा। फिलिप स्कॉट ने कहा, थैंक्स फिलिप, गुड बाय। इमरान ने कहा और एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर सोच के तासुरात उभर आए थे। कुछ देर बाद उसने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। टाइगर बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। तुमने एक बार बताया था कि ग्रेट लैंड की ब्लैक एजेंसी के सुपर ग्रुप का जोसेफ नामी आदमी तुम्हारा दोस्त है। इमरान ने कहा, यस बॉस, उससे फोन पर अब भी हेलो हाय होती रहती है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, पारस लेबोरेटरी का मिशन अब ब्लैक एजेंसी को दे दिया गया है और वो लोग यकीनन इसके लिए 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप पारस लेबोरेटरी पर हमला करेगा, जबकि दूसरा ग्रुप वहां हमारे खात्मे के लिए काम करेगा। क्या तुम अपने दोस्त जोसेफ से मालूम कर सकते हो कि उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है? इमरान ने कहा, यस बॉस, लेकिन इसके लिए मुझे उससे खुद मुलाकात करनी होगी। मैं अभी एक्रीमिया के लिए सीट बुक करा देता हूँ। टाइगर ने कहा, लेकिन वो तरबियत याफ्ता एजेंट है, कैसे उससे मालूमात हासिल करोगे? इमरान ने कहा, वो मार्जिना का आदी है, इसलिए मैं उसे शराब में मार्जिना की स्पेशल डोज पिला दूंगा और फिर वो किसी मासूम बच्चे की तरह खुद ही सब कुछ बता देगा और उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसने कुछ बताया है और किसे बताया है। टाइगर ने कहा, ओके ठीक है, जल्दी ये काम करो ताकि हम सिर्फ सोचते ही ना रह जाए। इमरान ने कहा, यस बॉस। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। ब्लैक एजेंसी ग्रेट लैंड की सरकारी एजेंसी थी और ये एजेंसी ग्रेट लैंड या उसके तहत जजायर में रहने वाले सियाफाम अफराद और उनके खुफिया तंजीमों से निपटती थी। क्योंकि ये सियाफाम तंजीमें ड्रग के साथ साथ हर किस्म के असले की स्मगलिंग में भी काफी आगे थी। यही वजह थी कि ब्लैक एजेंसी में सिवाय चंद के बाकी सब एजेंट सियाफाम थे, क्योंकि सबको मालूम था कि सियाफाम अफराद कभी किसी गोरे पर एतमाद नहीं करते, जबकि सियाफाम को वो अपना ही समझते हैं। ऑर्थर उस एजेंसी का चीफ था, वो गोरा था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल देखने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की मुतरन्नम घंटी बज उठी तो ऑर्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ऑर्थर ने कहा, मिस्टर डेविड आए हुए हैं। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। उसे भिजवा दो, ऑर्थर ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और वर्जिशी जिस्म का एक सियाफाम नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बैठो डेविड, क्या कोई खास खबर लेकर आए हो? ऑर्थर ने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, खबर नहीं चीफ, खबरें कहें। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा क्या खबरें हैं? ऑर्थर ने चौंक कर कहा और सामने मौजूद फाइल बंद कर दी। चीफ, हार्ट एजेंसी से पाकिस्तान का मिशन वापस ले लिया गया है और ये मिशन अब ब्लैक एजेंसी को दिया जा रहा है। डेविड ने कहा तो ऑर्थर बेख्तियार उछल पड़ा। हमें दिया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? हमारे एजेंट तो ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकी ममालिक में ही कार्रवाई कर सकते हैं।
पाकिस्तान में कैसे करेंगे? ऑर्थर ने चौंकते हुए कहा, ये सोचना आपका काम है। वहाँ बहरहाल सियाह फार्मों से नफरत तो नहीं की जाती, और शायद वहाँ एक दो क्लब भी ऐसे हों जिनमें सियाह फार्म काम करते हैं। डेविड ने कहा, ओके, मिशन मिलेगा तो फिर सोचेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? ऑर्थर ने कहा, रिचर्ड उस आला से तय मीटिंग में शामिल था, उसी ने बताया है। डेविड ने कहा, फिर ठीक है, और क्या खबर है? ऑर्थर ने कहा, हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंट बार्टले, उसकी असिस्टेंट और बीवी पामेला और उसके दो साथी एडन और टोनी, चारों को पाकिस्तान में हलाक कर दिया गया है। डेविड ने कहा तो ऑर्थर के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। बार्टले और उसकी बीवी पामेला, एडन और टोनी, ये चारों तो बेहद तजुर्बेकार और तेज तर्रार एजेंट्स थे। खास तौर पर बार्टले को तो दुनिया मानती है, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ऑर्थर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, यस चीफ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बार्टले की मौत ने मुझे भी बेहद सदमा पहुंचाया है। वो मेरा अच्छा दोस्त था। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, मजीद कोई खबर? ऑर्थर ने पूछा, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आपने मिशन मिलने के बाद यकीनन दो ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप जो पाकिस्तान जाकर पारस नामी लेबोरेटरी तबाह करेगा, और दूसरा ग्रुप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकाबला करने के लिए सहराए गाबी जाएगा। डेविड ने कहा, हाँ, तो फिर तुम क्या चाहते हो? ऑर्थर ने दोनों कोहनियां सामने मेज पर रखते हुए कहा। ये उसका खास अंदाज था। जब वो जहनी या जिस्मानी या दोनों तरफ से बहुत थक जाता तो इस तरह कोहनियां मेज पर रखकर काफी देर बैठा रहता था। उससे उसका जहन नॉर्मल हो जाया करता था। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इस इमरान और उसके साथियों के खात्मे का टास्क दे। डेविड ने कहा, तुमने खुसूसी तौर पर ये बात क्यों की है? कोई खास वजह? ऑर्थर ने होंठ भींचते हुए कहा, मुझे किसी मिशन में उस वक्त तक लुत्फ नहीं आता जब तक भरपूर मुकाबला न हो, और इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ भरपूर मुकाबला लुत्फ देगा। डेविड ने कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो ऑर्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ऑर्थर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी जनाब रिचमंड आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मौदबन आवाज सुनाई दी। क्राउ बात, ऑर्थर ने कहा, हेलो, रिचमंड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेतकल्लुफाना था। कोई खास बात हो गई है कि तुम्हें इस तरह कॉल करनी पड़ी? रात को क्लब में तफसीली मुलाकात हो जाती। ऑर्थर ने कहा, नहीं, एक अहम खबर है। तुम्हारे सितारे न सिर्फ तरक्की की तरफ रवा दवा है, बल्कि अब तो उन्होंने तरक्की की जानिब जंप लगाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ से रिचमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम असल बात बताओ, तुम्हारी दूसरों को चक्कर में डालने वाली आदत न जाने कब जाएगी। ऑर्थर ने हंसते हुए कहा, बहुत शानदार खबर है कि पारस लेबोरेटरी का मिशन हार्ट एजेंसी से लेकर तुम्हें दे दिया गया है। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि तुम कभी इमरान के मुकाबले पर काम करो, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। रिचमंड ने कहा, लेकिन ये मिशन तो हार्ट एजेंसी के पास था, और चीफ जेम्स ऐसे मामले में बहुत हाथ पांव मारने का आदी रहा है। उससे मिशन वापस क्यों लिया जा रहा है? ऑर्थर ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, उसका सुपर ग्रुप जिसका लीडर बार्टले था इस मिशन पर काम कर रहा था। 4 का ग्रुप था। बार्टले के 2 मर्द साथी और उसकी बीवी पामेला, ये सब पारस लेबोरेटरी वाले इलाके में मारे गए। ये खबर मिलते ही आला हुक्काम बेहद फिक्रमंद हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो बेचैनी ने ऐसा घेरा कि उनकी नींद तक गायब हो गई, क्योंकि सबको इमरान और उसकी फितरत के बारे में मालूम है। बार्टले और उसके ग्रुप के खात्मे के बाद इमरान ने लाजमन हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर पर हमला कर देना है, और ये हेडक्वार्टर सहराए गाबी में है। और इमरान और उसके साथी सहराए गाबी में दाखिल हुए तो वहाँ मौजूद वार डिफेंस सिस्टम भी सामने आ जाएगा। और इमरान की आदत है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ काम करने वालों को हत्ताउल इम्कान ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर इमरान सहराए गाबी में दाखिल हुआ तो वो वार डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा। इसलिए हुकूमती आला हुक्काम का इजलास हुआ। हार्ट एजेंसी नाकाम हो गई थी, इसलिए उससे मिशन वापस ले लिया गया, और ये फैसला किया गया कि अब ये मिशन ब्लैक एजेंसी को दिया जाए। रिचमंड ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तुम्हारा हुकूमत का बेहद शुक्रिया जो मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास 2 ऐसे सेक्शन हैं जो ये दोनों काम इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। ऑर्थर ने मसरत भरे लहजे में कहा, तफसील बताओ, मैंने प्राइम मिनिस्टर को तफसीली रिपोर्ट देनी है। रिचमंड ने कहा, मेरा मेन सेक्शन ब्लैक कोबरा सेक्शन कहलाता है, और उसका बॉस डेविड है। ये पूरा ग्रुप सियाह फार्मों पर मुश्तमिल है। ये यहाँ ग्रेटलैंड में बेहतरीन अंदाज में ये मिशन मुकम्मल कर सकते हैं। और दूसरा सफेद फार्म अफराद का ग्रुप है जिसका बॉस हार्डी है। ऑर्थर ने कहा, मैं हार्डी को भी जानता हूँ और डेविड को भी। मेरा मशवरा है कि तुम हतमी कामयाबी चाहते हो तो डेविड ग्रुप को आगे ले आओ। ये इमरान और उसके साथियों के खिलाफ शानदार कारकर्दगी शो करेंगे। रिचमंड ने मशवरा देते हुए कहा, ओके, फिर मैं हार्डी और उसके ग्रुप को पाकिस्तान भेज देता हूँ ताकि वो वहाँ मौजूद पारस लेबोरेटरी को तबाह कर दे। ऑर्थर ने कहा, इसका फैसला अभी होना है।
मैंने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया है कि वो फिलहाल पारस लेबोरेटरी को भूल जाए जब तक इमरान और उसके साथियों या कम से कम इमरान का खात्मा नहीं हो जाता। उसने वहाँ बाटले और उसके साथियों को हलाक कर दिया है, इसलिए वहाँ कामयाबी उसी वक्त होगी जब हम भरपूर अंदाज में आगे बढ़ेंगे, और भरपूर अंदाज में हम उसी वक्त आगे बढ़ सकते हैं जब इमरान और उसके साथियों का खात्मा हो जाए। एक मिनट, मुझे प्राइम मिनिस्टर की कॉल आ रही है, मैं कुछ देर बाद तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ, रिचमंड ने चौंक कर कहा और फिर राब्ता खत्म हो गया तो ऑर्थर ने भी रिसीवर रख दिया। तुमने सुन लिया डेविड, 2-4 एशियाई एजेंटों ने अपनी कारकर्दगी का किस कदर रौब डाला हुआ है कि हुकूमतें भी उनसे खाइफ रहती हैं। ऑर्थर ने सामने खामोश बैठे डेविड से कहा, चीफ, उनका टकराव जब मुझसे होगा तब दुनिया को मालूम होगा कि ये एशियाई लोग सिर्फ प्रोपोगंडा करना जानते हैं, डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा और ऑर्थर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो ऑर्थर ने रिसीवर उठा लिया। यस, ऑर्थर ने कहा, जनाब रिचमंड की कॉल है चीफ। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। क्रॉव बाद ऑर्थर ने कहा, हेलो। चंद लम्हों बाद रिचमंड की आवाज सुनाई दी। यस, ऑर्थर बोल रहा हूँ, ऑर्थर ने कहा। ऑर्थर, जैसे मैं चाहता था वैसे ही हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि ब्लैक एजेंसी को 1 माह की मोहलत दी जा रही है कि वो इमरान और उसके साथियों का खात्मा करे, वरना इस एजेंसी को ही खत्म कर दिया जाएगा। और ये भी सुन लो कि इमरान और उसके साथी दुनिया में कहीं भी हो, 1 माह के अंदर उनका खात्मा जरूरी है और पारस लेबोरेटरी के मिशन को 1 माह के लिए पेंडिंग कर दिया गया है। रिचमंड ने मसरत भरे लहजे में कहा, आपका मतलब है कि मैं डेविड और उसके ग्रुप के साथ साथ हार्डी और उसके ग्रुप को भी उन लोगों के खात्मे पर लगा दूं? ऑर्थर ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं है, इस तरह ये दोनों आखिरकार एक दूसरे के हाथों ही खत्म हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि इमरान ऐसा शातिर इंसान है कि वो मक्खन में से भी बाल की तरह निकल जाएगा और तुम्हारे दोनों ग्रुप आपस में लड़ते रह जाएंगे। रिचमंड ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इस इमरान और उसके साथियों को कैसे ट्रेस किया जाए? क्या टीम को पाकिस्तान भेजा जाए? ऑर्थर ने उलझे हुए लहजे में कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये खुद ग्रेटलैंड पहुंचेंगे और यहाँ से सराय गाबी का रुख करेंगे या ब्रिस्टल का, जहाँ सैटेलाइट सेंटर है, वो सैटेलाइट जो सराय गाबी की मुसलसल चेकिंग करता रहता है। रिचमंड ने कहा, ओके ठीक है, ऐसा ही होगा, ऑर्थर ने कहा और फिर उसने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। चीफ, आप बेफिक्र रहे, हमारे चंद दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पूरे ग्रेटलैंड की चेकिंग का इंतहा मौसर निजाम बनाया हुआ है, वो इमरान और उसके साथियों को फौरन ट्रेस कर लेंगे, डेविड ने कहा। लेकिन ये लोग तो यकीनन मेकअप में होंगे, ऑर्थर ने कहा। होते रहे, उन्होंने ऐसे कैमरे लगाए हुए हैं जो मेकअप में मौजूद असल शख्सियत को सामने ले आते हैं, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। ओके फिर ठीक है, अब ये मिशन तुम्हारा है, फाइल तुम्हें पहुंच जाएगी। और सुनो, मुझे 100% कामयाबी चाहिए, 100%, और मैं कोई बहाना भी नहीं सुनूंगा, ऑर्थर ने सख्त लहजे में कहा। आप फिक्र मत करें चीफ, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, डेविड ने उठते हुए कहा और फिर वो सलाम करके कमरे से बाहर चला गया तो ऑर्थर ने साइड पर पड़ी हुई एक फाइल उठाई और उसके मुताले में मसरूफ हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। इमरान ने कार उस बिल्डिंग की पार्किंग में ले जाकर रोकी जिस बिल्डिंग में इन दिनों जूलिया का फ्लैट था। सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान कुछ अरसे बाद अपनी रिहाइशगाहें तब्दील करते रहते थे। इमरान कार से नीचे उतरा और फिर कार लॉक करके वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो बिल्डिंग में लिफ्ट्स भी मौजूद थी, लेकिन इमरान लिफ्ट उस वक्त इस्तेमाल करता था जब उसे जल्दी हो, वरना वो हमेशा सीढ़ियां चढ़ने को ही तरजीह देता था, क्योंकि उसका ख्याल था सीढ़ियां चढ़ना इंसानी जिस्म के लिए सबसे बेहतरीन वर्जिश है। और इमरान उस अंदाज में सीढ़ियां चढ़ता था कि उसे सीढ़ियां चढ़ने की बजाय सीढ़ियां पलांगना कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल सीढ़ियां पलांगता हुआ इमरान चौथी मंजिल पर मौजूद उस फ्लैट के सामने पहुंच गया जिसका दरवाजा बंद था। बाहर जूलिया के नाम की मखसूस नेम प्लेट मौजूद थी। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद कटक की आवाज सुनाई दी। कौन है? डोर फोन के स्पीकर से जूलिया की आवाज सुनाई दी। मैं अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बजाते खुद कूचा जाना बल्कि दरे जाना के सामने मौजूद है। पहले जमाने में दरबार हुआ करते थे जिनके कसीदे पढ़ने पड़ते थे। इमरान की ज़बान रवा हो गई थी। सॉरी, मैं चूंकि यहाँ अकेली हूँ इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती। जूलिया की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही कटक की आवाज सुनाई दी और डोर फोन बंद हो गया। जूलिया का जवाब सुनकर इमरान के चेहरे पर गुस्से की बजाय मसरत के तासुरात उभर आए थे। उसने एक बार फिर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। चंद लम्हों बाद एक बार फिर कटाक की आवाज सुनाई दी। कौन है? जूलिया की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मन का मुसम्मी हकीर फकीर मंदे नातवा अली इमरान ने बड़े फकीराना अंदाज में बोलते हुए कहा, लेकिन फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही
डोर फोन कटक की आवाज से बंद हो गया। आपको किससे मिलना है साहब? उसी लम्हे उस मंजिल के आखिरी हिस्से से मर्दाना आवाज सुनाई दी। इमरान ने गर्दन मोड़कर देखा तो एक मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। मिस जूलियाना फिटरवाटर, जो इस वक्त भी फ्लैट में मौजूद है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। सॉरी साहब, आपने 2 बार कॉल बिल दी है, लेकिन आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए आप उन्हें मजीद डिस्टर्ब न करें। सिक्योरिटी गार्ड ने करीब आकर कदरे सख्त लहजे में कहा, लेकिन इससे पहले कि इमरान को जवाब देता, जूलिया के फ्लैट का दरवाजा खुला और जूलिया बाहर आ गई। बैग उसके कंधे से लटका हुआ था, जिसका मतलब था कि वो बाहर जाने के लिए तैयार होकर निकली है। सॉरी मिस्टर, आप जा सकते हैं, जूलिया ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, जिसने उसे सलाम किया था। यस मैडम, सिक्योरिटी गार्ड ने मातबाना लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। जब तुम्हें मालूम है कि मैं उस वक्त किसी मर्द को फ्लैट के अंदर आने की इजाजत नहीं देती जब मैं फ्लैट में अकेली हूँ, तो तुम क्यों मुंह उठाए आ गए हो? फिर जिद भी कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में इमरान से बात करते हुए कहा। मैंने कब कहा है कि मैं फ्लैट के अंदर आना चाहता हूँ? तुमने खुद ही पूछा कौन है, और मैंने दोनों बार अपना तारुफ करा दिया, और बस फिर तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? इमरान ने बड़े मासूम से अंदाज में कहा। बहानेबाजी तो कोई तुमसे सीखे। बहरहाल आओ नीचे लॉन में बैठते हैं, जूलिया ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हुआ वैसे ही था जैसे इमरान ने बताया था। इमरान ने वाकई अंदर आने की बात न की थी, लेकिन जाहिर है उसका यहाँ आने का मकसद सिर्फ बरामदे में खड़ा रहना तो ना था। मैं यहाँ इसलिए आया था कि तुमसे खुलवत में कुछ बातें कर ली जाए जो जलवत में नहीं की जा सकती, इमरान ने कहा तो जूलिया चौंक पड़ी। ये किस तरह के अल्फाज तुम बोल रहे हो? खुलवत, जुलवत, क्या मतलब हुआ इनका? जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। खुलवत तन्हाई को कहते हैं और जुलवत जहाँ बहुत से लोग मौजूद हों, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, लिफ्ट का दरवाजा खुला और सालेहा लिफ्ट से बाहर आ गई। क्या तुमने इसे फोन करके बुलाया है या ये आज खुद आ गई है? इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। मैंने फोन किया था, जूलिया ने मुख्तसरन जवाब देते हुए कहा। उसके साथ ही उसने मुड़कर फ्लैट के दरवाजे को खोलना शुरू कर दिया। इस दौरान सालेहा भी वहां पहुंच गई और फिर रस्मी सलाम दुआ के बाद वो तीनों फ्लैट में दाखिल हुए। सिटिंग रूम में पहुंचकर वो कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि जूलिया ने रेफ्रिजरेटर से जूस के टिन निकालकर इमरान और सालेहा के सामने रखे और एक टिन लेकर खुद भी सालेहा के साथ कुर्सी पर बैठ गई। तुमने फोन पर नादर शाही हुक्म दिया था कि फौरन पहुंचो अभी इसी वक्त। मैं तो घबरा गई थी। क्या हुआ है? यहाँ तो ऐसे कोई हालत नहीं है, सालेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम तो है कि मैं किन उसूलों पर कारबंद हूँ, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ अच्छा, अब तुम्हारी बात समझ में आई है कि तुम इमरान के साथ अकेली फ्लैट में नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें इमरान साहब पर एतमाद नहीं है? सालेहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। एतमाद 1000% है, लेकिन मैं उसे अच्छा नहीं समझती, जूलिया ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। जूलिया का उसूल मुझे भी बेहद पसंद है सालेहा। अगर इंसान चंद ऐसे उसूलों के तहत जिंदगी बसर करे जो इंसान की इज्जत को कायम रखने के जामिन हो, तो जिंदगी बेहद खुशगवार और अच्छे अंदाज में बसर होती है, इमरान ने आज खुद सालेहा से मुखातिब होकर कहा। तो जूलिया के चेहरे पर मसरत के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, जब आपको जूलिया के उसूलों के बारे में इल्म भी था और आप उन्हें अच्छा भी समझते हैं, तो फिर आप अकेले क्यों चले आए? सालेहा ने कहा। चीफ का नादर शाही हुक्म था कि जिस मिशन पर काम कर रहे हो उसमें जूलिया को भी शामिल करो, और मैंने सोचा कि शामिल बाजा को फोन करके बुलाने की बजाय आज खुद जाकर उसे बैंड में शामिल कर लिया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इमरान साहब, किस मिशन की बात कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आज तक कोई ऐसा मिशन सामने नहीं आया जिसमें आप हो और जूलिया ना हो। दूसरी बात ये कि ये शामिल बाजा क्या होता है? सालेहा ने मजीद हैरत भरे लहजे में कहा। मिशन पारस लेबोरेटरी का तहफ्फुज़, इमरान ने कहा और मुख्तसर तौर पर उस बारे में बता दिया। तुमने मुझे क्यों शामिल नहीं किया और न मुझे बताया? सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने भी न मुझे कुछ बताया न फोन किया। मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगी, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे सूरत हाल जिसमें काम करना पड़ा था तफसील से बता दी, तो जूलिया का गुस्सा कदरे कम हो गया। जब मिशन खत्म हो गया है तो अब क्या करना है? क्या हमें मुस्तकिल तौर पर लेबोरेटरी की हिफाजत करनी होगी? सालेहा ने कहा। नहीं, ग्रेट लैंड की हार्ट एजेंसी इस काम में मुलविस है, और ये लोग एक बार शिकस्त खाने के बाद उससे बाज नहीं आते, बल्कि मुसलसल हमले करते रहते हैं। इसलिए इन पैदर पे हमलों को रोकने के लिए हमें हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर को तबाह करना होगा। इस तरह हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि इस दौरान हम ये जदीद तरीन मिसाइल तैयार करके उसका तजुर्बा भी कर ले। उसके बाद हमें परवाह नहीं होगी कि पारस लेबोरेटरी के साथ क्या होता है, और फिर कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि लकीर को पीटते रहना किसी को पसंद नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, क्या मैं भी आपके साथ इस मिशन में शामिल हो सकती हूँ? सालेहा ने कहा।
ये काम मेरा नहीं है कि कौन कौन मिशन में शामिल होगा, बल्कि ये चीफ या डिप्टी चीफ का काम है। तुम चीफ से बात करो। या डिप्टी चीफ जूलिया से इमरान ने साफ अंदाज में बात करते हुए कहा। ठीक है, तुम हमारे साथ इस मिशन पर काम करोगी, मैं चीफ से खुद बात कर लूंगी, जूलिया ने शाहाना अंदाज में कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शुक्रिया जूलिया, सालिया ने बाकायदा जूलिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। अब क्या करना है, क्या ग्रेटलैंड जाना है? सालिया ने किसी बच्चे की तरह बेकरार से लहजे में कहा। हमें पहले हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करनी है, क्योंकि इस बारे में अबहम मौजूद है। चंद बाखबर जराये ने बताया है कि हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर सहरा गाबी में है, जो ग्रेटलैंड के शुमाल मशरिक में वाक़ है। ये छोटा सा सहरा तकरीबन 100 मील के किते में है, लेकिन यह इंतहाई खतरनाक सहरा है, इसलिए कि इसमें एक भी नकलिस्तान नहीं है। हर तरह रेत के टीले हैं, कहीं ऊंचे और कहीं कदरे नीचे। पानी का वहाँ नाम व निशान नहीं है और उसकी 24 घंटे चेकिंग सैटेलाइट से की जाती है। उस सैटेलाइट का कंट्रोल रूम ब्रिस्टल शहर में है, जबकि दूसरी खबर ये है कि ये सिर्फ झांसा है। असल हेडक्वार्टर ग्रेटलैंड के शहर ब्रिस्टल में है। बहरहाल हमें पहले कंफर्म करना है, फिर मिशन को आगे बढ़ाना है। बाटले और उसके साथियों ने हमारे मुल्क की तरफ से लेबोरेटरी में दाखिल होकर उसे तबाह करने का प्लान बनाया था और वो तकरीबन इसमें कामयाब भी हो गए थे। अगर शुक्रान की सेंट्रल इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल चौशान मुझे फोन करके न बताता तो हमें शायद इस वक्त इल्म होता जब लेबोरेटरी तबाह कर दी जाती। हमने अब ये मालूम करना है कि यहाँ पाकिस्तान में किस ग्रुप ने बाटले और उसके साथियों की मदद की है, क्योंकि जिस अंदाज में बाटले और उसके साथी लेबोरेटरी के रास्ते पर पहुंचे हैं, इससे साबित होता है कि बगैर किसी मकामी ग्रुप के वहां न पहुंच सकते थे। इस ग्रुप के जरिए हम हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर तक आसानी से पहुंच जाएंगे, इमरान ने कहा। आप इस ग्रुप को कैसे ट्रेस करेंगे? सालिया ने कहा। ये काम टाइगर का है, क्योंकि वहां से साइंसदान डॉक्टर जफर की लाश भी मिली है। वो बाटले और उसके साथियों के साथ वहां गया था। हालांकि किसी साइंसदान का इन एजेंटों से बराह रास्त ताल्लुक न था। बहरहाल डॉक्टर जफर की साबिका मसरूफियात को चेक किया गया तो मालूम हुआ कि वो होटल ब्रिज में अक्सर आता जाता रहता है और साइंसदान होने के बावजूद उसे आम जुआरियों की तरह जुआ खेलने की आदत थी, लेकिन अक्सर वो भारी रकूमात हार जाता था। आखिरी बार उसे वही होटल में देखा गया था। वो क्लब के जनरल मैनेजर फखरुद्दीन के ऑफिस से बाहर आया था। चुनांचे टाइगर ने उस फखरुद्दीन की चेकिंग कराई तो मालूम हुआ कि वो गुज़िश्ता 10 साल तक ग्रेटलैंड में एक क्लब चलाता रहा है। फिर वो पाकिस्तान आ गया और इस होटल में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा है। चुनांचे आज मैंने फखरुद्दीन को चेक करना था कि तुम्हारे नकाबपोश चीफ का हुक्म आ गया कि जूलिया को साथ ले जाओ। बाकी बेइज्जती का अहवाल सुनाने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम खुद जानती हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। आपको चाहिए था कि पहले जूलिया से फोन पर बात कर लेते या मुझे कॉल कर लेते, सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आ रहा है, वो फोन भी आ रहा है जिसमें दूसरी तरफ का पूरा नजारा भी गुफ्तगू के साथ साथ किया जा सकेगा, इमरान ने कहा। तो सालिया हंस पड़ी। ये फिजूलियात खत्म भी होंगी या नहीं, ये बताओ कि वहाँ क्लब में क्या करना है, जूलिया ने कदरे झिल्लाए हुए लहजे में कहा, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि झिल्लाहट मसनूई है। चलो उठो, इस फखरुद्दीन को घेरे, इमरान ने उठते हुए कहा। अभी बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ, जूलिया ने उठते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो वाकई पहले से कई ज्यादा फरीश नजर आ रही थी। वैसे अगर होटल में मुकाबला हुस्न मुनक्किद हो रहा होगा तो जूलिया मिस वर्ल्ड का इनाम लाजमन हासिल कर लेगी, क्यों सालेहा? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। हाँ यकीनन, सालेहा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया बेख्तियार शर्मा गई। जदीद मॉडल की सिया रंग की एक बड़ी सी कार तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर एक सियाफाम नौजवान बैठा हुआ था, जबकि उगबी सीट पर एक और सियाफाम मौजूद था। ये डेविड था, जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करने के लिए मुंतखब किया गया था। डेविड का ताल्लुक ब्लैक एजेंसी से था, जिसका चीफ ऑर्थर था। वो सीट की पुश्त से कमर लगाए इस तरह बैठा हुआ था जिसे अभी उछलकर ड्राइवर को सीट से ही उचक लेगा, जबकि ड्राइवर कार के अंदर मौजूद उगबी आईने में उसकी ये पोजीशन काफी देर से देख रहा था। बॉस, इस कदर बेचैनी क्यों है आपको? अचानक ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर उकब में मौजूद डेविड से मुखातिब होकर कहा। तो डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। मार्चर, तुम नहीं जानते इस बार जिस एजेंट के खिलाफ मिशन है उससे एजेंसियां तो क्या बड़ी बड़ी हुकूमतें भी खौफजदा रहती हैं, डेविड ने कहा। वो कौन है बॉस? मार्चर ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खुसूसन उसका इंचार्ज इमरान, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या इस बार हमें मिशन मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान जाना होगा? मार्चर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। नहीं, वो लोग खुद यहाँ आ रहे हैं, बस उन्हें ट्रेस करना है, डेविड ने कहा। ओ, तो इसलिए आप डबल एस के पास जा रहे हैं?
मार्जर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, हाँ, वो स्पेशल सर्चर है, यानी डबल एस। वो इन लोगों को यकीनन ट्रेस कर लेगा। इसका नेटवर्क वसी, मौसिर और जदीद तरीन है, डेविड ने जवाब देते हुए कहा, और मार्जर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ देर बाद कार एक रिहायशी इलाके में दाखिल हुई और मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक किले नुमा इमारत के जहाजी साइज के बंद गेट के सामने पहुंचकर रुक गई।